नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेडिवल हिस्ट्री की हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो है चालू की है। इस सीरीज़ का सबसे बड़ा अगर फ़ायदा किसी को मिलने वाला है वो शायद मुझे मिलने वाला है। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये जो सीरीज़ है ना, ये जितनी आपके लिए काम की है उतनी ही मेरे लिए काम की है। क्यों? देखिए, आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी करनी होती है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग नोट्स बनाते हैं ना। नोट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, लेकिन जब कोई एग्ज़ाम आने वाला होता है तो उन नोट्स को मैं कहाँ कहाँ लेके घूमूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बस में ट्रेवल कर रहा हूँ और मुझको ये है कि मुझे वो चीज़ रिवाइज़ करनी है, मुझे पढ़नी है, मैं कैसे करूँगा? अब मैं अपनी किताब तो लेके रोज़ जाऊँगा नहीं, रास्ते में वहाँ किताब लेके बैठूँगा नहीं। तो सबसे अच्छा और आसान ज़रिया जो अब पढ़ाई का बन गया है वो बन गया है मोबाइल। आपके अपने खुद के नोट्स हैं, मोबाइल में उतरे हुए हैं, मेरे लिए बेस्ट है। इसी का फ़ायदा तो आप लोग भी उठाइए, क्योंकि नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं और उन नोट्स का जो फ़ायदा है वो भैया आप लोग भी उठा लो। फ्री में बैठे बैठाए नोट्स बन जाएं तो क्या गम है भाई, क्या कमी है? इससे मज़े वाली बात क्या है? तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखिए, एक दो लोगों ने कमेंट ये किया था कि सर आप ना मेडिवल मत कराओ, आप ना मॉडर्न कराओ, मॉडर्न से ज़्यादा आता है। तो मैं उन सभी मित्रों को एक दर्शन बताता हूँ। देखिए, ये सच्चाई है कि मॉडर्न से आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेडिवल से नहीं आता है। आप चाहे गुलाम वंश ले लीजिए, चाहे आपके मुगल्स ले लीजिए, पानीपत से लेकर सभी मराठास को ले लीजिए, तो अगर आप ये कहते हैं कि हम उनको बिल्कुल इग्नोर कर दें तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। जितना मॉडर्न आता है लगभग उतना ही मेडिवल आता है। और मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ कि मॉडर्न की तैयारी तो मैंने बहुत कर ली है, मॉडर्न को तो मैंने बहुत याद कर लिया है, बट जब मेडिवल के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आज भी उनमें झूल जाता हूँ। तो हम इसीलिए मेडिवल अब शुरू कर रहे हैं, फिर मॉडर्न पे जाएंगे, क्योंकि मेडिवल के नोट्स आपके काम में भी आने वाले हैं और वही नोट्स मेरे काम में भी आने वाले हैं। सबसे कठिन काम मेरे लिए वीडियो बनाने में ये झाम-ताम करना होता है, इस तरह के एक सेटअप को बनाना, क्योंकि टाइमिंग होती नहीं है और बड़ी मुश्किल से समय मिलता है। चलिए शुरू करते हैं हम मेडिवल। हमने लास्ट टाइम 3 चीज़ें देखी थी। हमने प्रतिहार को देखा था, हमने राष्ट्रकूटों को देखा था और हमने पाल वंश जो थे उनको उन तीनों को हम देख चुके थे और उनके तीनों के मुख्य बिंदु हम पढ़ चुके थे। अब हम आज थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम कुछ नए शासकों के बारे में, कुछ नई डायनेस्टीज़ के बारे में, कुछ नए वंश के बारे में देखने वाले हैं जो आपके मेडिवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेडिवल तो बहुत बड़ा है। अब आप मेडिवल में देखें तो जो साउथ में आप चले जाएँ तो वहाँ भी मेडिवल चल रहा था, बट वो उतना पेपरों में नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर जो मेडिवल है वो नॉर्दर्न पार्ट का ही पूछा जाता है, तो जिस पे हम फोकस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, फटाफट उसको देख लेते हैं। अब हम आज का टॉपिक देखने से पहले मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी चीज़ की टाइमलाइन को जानना, कि एक्चुअल में हमको टोटल क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम पढ़ते चले जाते हैं और पता कुछ होता नहीं है। हमने सब पढ़ डाला, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने सब पढ़ डाला, लेकिन मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं होता था कि ये है क्या। रटना नहीं, समझना है। हिस्ट्री एक कहानी है, कहानी समझते हैं। सबसे पहले हमको समझना है, मेडिवल हिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं तो हम सबसे पहले समझने वाले हैं आपकी स्लेव डायनेस्टी को, जिसको हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गुलाम वंश। क्या पढ़ेंगे हम? गुलाम वंश। अब ये जो गुलाम वंश है, माफ करें थोड़ा सा वो ऊपर हो गया है तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं जी। हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। अब जो गुलाम वंश है, इसको गुलाम वंश की जगह एक और नाम दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है। हम इसको एक और नाम से जानते हैं और वो है मामुलुक। क्या नाम है इसका? मामुलुक वंश। बोलता भी जा रहा हूँ, अगर दिखने में दिक्कत होगी तो बता भी दे रहा हूँ मुँह से, गुलाम वंश और मामुलुक वंश। अब गुलाम वंश और मामुलुक वंश दो नाम क्यों दिए गए, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, तो याद रखिएगा, सेकंड नंबर पे जो हमको पढ़ना है वो है खिलजी। जब हम गुलाम और मामुलुक की बात करते हैं तो इनको ये ख़त्म होते होते जो अगला वंश आने वाला है वो खिलजी वंश आने वाला है।
इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, खिलजी वंश को पढ़ेंगे। हमको बस मेडिवल में इतने ही वंश पढ़ने हैं, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जब आएगा ना तो फिर वो आपके लिए बाहर से नहीं आएगा, वो सभी के लिए बाहर से आएगा, क्योंकि जो तैयारी करने वाले लड़के हैं वो घूम फिर के ये ही पढ़ते हैं और ये ही पेपर में आता भी है। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या देखेंगे, खिलजीज के बाद आएंगे तुगलक पे। इसके बाद हमको कौन सा वंश पढ़ना है भाई, हमको इसके बाद पढ़ना है तुगलक वंश। ठीक है, याद रखिएगा टाइम लाइन भी पूरी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको क्लियर होते जाए कि आप क्या पढ़ चुके हो या आपको अभी क्या और पढ़ना है। तुगलक के बाद आते हैं सैयद और लोधी वंश। याद रखिएगा सैयद वंश, और 5वें नंबर पर हम लेंगे लोधी वंश। अब सैयद और लोधी वंश को अलग अलग पढ़ने के ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिव नहीं रहे, बट ऑब्वियस है इन्होंने इफेक्ट डाला है, तो बहुत से लोग इनको अलग अलग ना करके सैयद और लोधी वंश साथ में ही पढ़ डालते हैं। तो सैयद और लोधी वंश पढ़ने, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आपके आ जाते हैं 6वें नंबर पे, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका मेडिवल का हिस्सा है, एक गुलाम। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है वो है आपके मुगल वंश, ये सबसे महत्वपूर्ण है मुगल वंश। ये दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट सारे हैं बट ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, मुगल। और मुगल के साथ साथ मराठास को भी पढ़ना है, क्योंकि इनके भी 2-4 युद्ध ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण रहे हैं। तो एक्चुअल में हमारी ये है टाइमलाइन, आपको सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़नी है मेडिवल में। आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली, मेडिवल आपका ख़त्म हो जाता है। याद रखिएगा ये सब नोट्स इसीलिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बने बनाए नोट्स मिल जाएँ तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो फटाफट आप देख लेते हैं, गुलाम, खिलजीज, तुगलक, सैयद, लोधी वंश, मुगल वंश और मराठा वंश, ये है आपकी टाइमलाइन। इसको हमको पढ़ लेना है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं अब एक एक करके सभी वंशों के बारे में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग गुलाम वंश की शुरुआत करेंगे, लेकिन ख़त्म तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो हम आज इंट्रोडक्शन भी था, तो थोड़ा सा गुलाम वंश शुरू करते हैं और बाद में सेकंड पार्ट में गुलाम वंश कंप्लीट कर देंगे आपका। ठीक है, तो गुलाम वंश आप शुरू करने वाले हैं, कॉपी पेन उठा लो। ये नोट करने के बाद अब जो नोट करना शुरू करना है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा साथ में। चलिए, अब पहली बात ये आती है कि जो गुलाम वंश है इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा। तो देखिए इसकी कहानी ऐसी कुछ है कि गुलाम वंश गुलामों द्वारा बनाया गया था। आपको पता है जो मोहम्मद गौरी थे, जब उन्होंने भारत में आक्रमण करके लगभग सारे जो बड़े हमारे उस वक्त के राजा थे, जयचंद जैसे लोगों को हराकर भारत पर अपना वर्चस्व जमा लिया था। अब उसको किसी को तो छोड़ के जाना था। तो याद रखिएगा जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए थे और जीता था भारत के काफ़ी हिस्से को, उस वक्त एक इंसान जो उसके कह लीजिए पार्टी कह लीजिए या उसकी सेना में उसका एक गुलाम था, वो बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने जीतने में बहुत मदद की थी, वो था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था उसका नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो क्या किया उसने कि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की कमान दी और वो वापस अपना चला गया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो वो उसका एक गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश के नाम से जाने जाने लगा। क्या भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, किसका? मोहम्मद गौरी का। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की चाबी दे दी थी और उसने बोला था कि अब तुम इसको संभालो, शासन करो, और वो चला गया था। इसीलिए इस वंश की शुरुआत अब हो गई गुलाम वंश से, क्योंकि वो एक गुलाम था। अब गुलाम का क्या मतलब होता है तो जरा फट समझ लेते हैं। गुलाम का मतलब आप उसको लोअर कास्ट से मत जोड़िएगा। गुलाम का सीधी सीधी बात यह है कि उसने उसको खरीदा था। अब खरीदने का मतलब उसको हर इंसान जो आप खरीद रहे हो उससे आप हर उसकी कैटेगरी का काम करवाते हो। जैसे मान लो आपने किसी को खरीदा और आपको लगता है कि ये युद्ध के लायक है, तो वो रहेगा आपका गुलाम, लेकिन आप उसको सेना में ले जाएंगे, उसको आप वही पदवी देंगे। लेकिन गुलाम का मतलब ये है कि आप जो कहोगे वो आपका गुलाम है, वो आपकी बात को मानेगा। तो गुलाम का मतलब यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम से नहीं था। गुलाम मतलब सिर्फ ये था उसने उसे खरीदा था और वो जो चाहेगा वो उससे काम करवा सकता है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग।
तो गुलाम वंश की शुरुआत हो गई। अब फिर मामलुक वंश क्यों कहने लगे? तो भाई शुरुआत भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था वो बहुत लंबा ना हो सका। 4 साढ़े 4 साल का उसका कार्यकाल रहा, बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो एक राजा आया इल्तुतमिश, अभी हम पढ़ेंगे आगे, अभी आप परेशान मत होइए कि अब सर बहुत जल्दी ख़त्म कर दे रहे हैं। इल्तुतमिश आया तो एक्चुअल में अगर हम संस्थापक की बात करें ना तो वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है, लेकिन जब वो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जो वास्तविक में हो जिसने मतलब गुलाम वंश या फिर इस वंश को बहुत आगे तक ले जाएगा, तो वो था इल्तुतमिश। तो इनके बाद जो आए, इल्तुतमिश के बाद जो भी सब आए राजा लोग, वो किसी के गुलाम नहीं कहलाए, वो खुद के राजा हुए। तो लोगों का कहना है कि गुलाम वंश सही नहीं है, इनको मामलुक वंश कहना चाहिए। तो दोनों नाम से फेमस है, गुलाम वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं। अब ये कोई पेपर वाली बात नहीं, ये थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें भी होनी चाहिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो हमने पढ़ा एक पॉइंट इसी बीच में हमने देख लिया क्या कि जो गुलाम वंश है इसके संस्थापक कौन है। तो सबसे पहला जो हमको इंसान पढ़ना है वो पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन पढ़ना है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का क्या था भाई? आपका संस्थापक था। ये आप लोग को रट लेना है। क्या था भैया वो? सबसे पहला पॉइंट संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। दूसरी बात, ये मोहम्मद गौरी का दास था, मतलब गुलाम था, इसलिए कहना लगा हम। उसके बाद दास वंश का संस्थापक भी हो गया। इसने अपनी जो राजधानी थी वो लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। लाहौर को क्या बनाई थी इसने? लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाई हुई थी। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको एक पदवी दी गई थी और वो पदवी दी गई थी लाख बख्श की। याद रखिएगा, क्या दी गई थी? लाख बख्श की एक इसको पदवी दी गई थी। इसका मतलब क्या होता है? तो ये बहुत दानवीर था, ये दान बहुत करता था, इसलिए इसको एक उपाधि दी गई थी लाख बख्श की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसने दो इमारतें बनवाई जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में कई पूछी जाती हैं, बहुत सिग्निफिकेंट रही हैं। पहला, उसने एक कुव्वत उल इस्लाम, याद रखिएगा, कुव्वत उल इस्लाम, और दूसरा एक ये, और एक और उसने बनवाया, उसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये तो नाम आप लोगों का काफ़ी सुना हुआ है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये दोनों उसने क्या किए? इनका निर्माण करवाया। अब बहुत बड़ी क्वेश्चन एक ये भी आता है, हमने 2.5 दिन का झोपड़ा सुना तो बहुत है, लेकिन हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में ये दोनों हैं क्या। तो याद रखिएगा, ये दोनों की दोनों मस्जिदें हैं। क्या ये दोनों की दोनों मस्जिद हैं? जो कुतुब उल इस्लाम है ये कहाँ पर है? तो ये हमारी दिल्ली में मस्जिद है। याद रखिएगा, ये दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा तो अजमेर में है, ये हर कोई जानता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुव्वत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, वो है कुतुब मीनार की नींव। कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नींव शब्द इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये इसको पूरा नहीं करवा पाया था, ये बीच में मर गया था। इसके बाद दूसरे एक शासक आए थे, उन्होंने बनाया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो नींव याद रखिए, कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसने बनवा के कंप्लीट नहीं करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक शासक, कई बार पूछा गया कि ऐसा कौन सा शासक है जो घुड़सवारी करते हुए या पोलो खेलते हुए मर गया था। तो याद रखिएगा, ये पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु
हो गई थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ भी नहीं आने वाला, आप लोग परेशान ना होइएगा। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी खत्म हो जाती है। एक जो थोड़ा सा डीप, बहुत डीप क्वेश्चन है, जो मतलब हम लोग के पेपर के लेवल में नहीं आता, यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस और आईएएस के पेपर में आता है, वो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा इकलौता शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि जो थी वो उसने ग्रहण नहीं करी थी। तो याद रखिएगा कि इसने सुल्तान की, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात चल रही है, उसने सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं करी थी क्योंकि वो इतना बिजी रहा इन सब मामलों में और ज़्यादा लंबा शासन नहीं कर पाया, और इस वजह से ये सुल्तान की उपाधि ग्रहण उसने नहीं की थी। एक्चुअल में सुल्तान की जो उपाधि है वो ऐसा नहीं था, और उनके कुछ सूफ़ी होते हैं, उनके पास जाते हैं और वहाँ पर जाके ये अपनी सुल्तान की जो उपाधि है, वो सिस्टम है, उससे ग्रहण करते हैं। खुद को नहीं बोल सकते, उनका पूरा सिस्टम होता है। तो इसके पास समय नहीं था और ये जाके सुल्तान की उपाधि इसने ग्रहण नहीं करी थी। तो ये इकलौता ऐसा इंसान था जिसने ऐसा नहीं कर पाया था। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, ये हम लोग के छोटे मोटे एग्जाम्स में नहीं आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हमने सारे महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइटिंग नहीं समझ में आया तो लिख लीजिए, मैं बोलता जाता हूँ इसी वजह से। आज हम सिर्फ इसको इतना ही रखेंगे, आगे लेके नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रयास करेंगे कि पूरी एक 20 या 25 मिनट की वीडियो में हम पूरा मेडिवल एक में ख़त्म कर दें, क्योंकि आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी था, जानकारी देना भी ज़रूरी होता है हर चीज़ की। तो ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक था, ये आपको याद रखना है। गुलाम गौरी का था, इसलिए गुलाम वंश कहलाया। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि दास वंश का संस्थापक भी था। लाहौर में इसने राजधानी बनाई थी। लाख बख्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लाख बख्श की उसको उपाधि दी गई थी क्योंकि वो बहुत बड़ा दानवीर था। दो चीज़ें उसने बनवाई थी, एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में, दोनों की दोनों मस्जिद हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे उसमें हम आगे के बहुत इंपॉर्टेंट, रज़िया सुल्तान और आपके इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। रज़िया सुल्तान उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश में खासकर उनको हम पढ़ेंगे, और धीमे धीमे हम ये सीरीज़ ऐसी चलाते रहेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग व्यूज़ देते रहा करो। हालांकि ये मैं किसी भी व्यूज़ के लिए नहीं काम करता हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं मेरे पास कितने कम व्यूज़ आते हैं। कोई यूट्यूब से 1 रुपये की मेरी कमाई नहीं है। जस्ट मुझे यूट्यूब पर आना पसंद है, आप लोग से इंटरेक्ट करना पसंद है, वीडियोज़ बनाना पसंद है, बात करना पसंद है। और मैं ये वीडियोज़ अपने लिए भी बनाता हूँ ताकि जब मैं मैं आपको कहीं हूँगा तो कम से कम मैं इसी वीडियो को सुनकर अपने रिवीजन का कार्य भी पूरा कर सकूँगा। आपका फ़ायदा हो सकता है अगर आप लोग इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी बेकार का पॉइंट नहीं है, और इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई मेरे चैनल पे जुड़ना चाहते हैं आप चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, अगर आप ग्रुप, मैं ग्रुप नहीं रखता हूँ, पर्सनल रखता हूँ, ताकि किसी की आपस में भैया बवाल ना हो, क्योंकि नए नए बच्चे हैं, उम्र आप जानते ही हैं। व्हाट्सएप किसी को मैसेज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसका भाई जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए मैं ये काम नहीं करता हूँ, और पर्सनल ही सारी इन्फॉर्मेशंस देता रहता हूँ जो मुझे देनी होती हैं, ना कि किसी ग्रुप पर। तो अगर आप चाहें व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहें, डायरेक्टली बात करना चाहें, कॉल पर बात करना चाहें, आप जुड़ सकते हैं। उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लास्ट तक आप वीडियो तक रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।